आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का जो बेसिक टर्म जो है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे एटॉमिक मास पढ़ेंगे, 1 AMU क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है और ग्राम एटॉमिक मास क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यह जो टर्म जो है स्टूडेंट लोगों को ना जाने कितना प्रॉब्लम करता है, हर बार प्रॉब्लम होता है, हर बार कंफ्यूजन होता है। जब भी पढ़े तब भी कंफ्यूजन। तो मैंने आज ठान लिया है कि इस छोटा छोटा जो टर्म है इसमें आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा आज की बात। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट हेडिंग दीजिए एटॉमिक मास और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो आइए चलिए एटॉमिक मास आप लोग हेडिंग दे दीजिए। तो यहाँ एटॉमिक मास आखिर है क्या, तो लिखेंगे द मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, कि अगर वन एटम का जो मास होगा ना वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। अगर मान लो कि हाइड्रोजन का एक एटम लिया, उसका जो मास होगा उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। यदि कार्बन का वन एटम, अगर उसका जो मास होगा उसको मैं क्या कहूंगा, एटॉमिक मास कहूंगा। सर मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आइए, तो आइए चलिए थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ क्या है, इसका यूनिट्स पढ़ते हैं। क्या है, यूनिट्स। तो यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए इसको कैसे डिनोट करते हैं उसको तीन तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं, तीन तरीका से। जो पहला तरीका है इसको एक्सप्रेस करते हैं AMU के रूप में इसको लिखते हैं। AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ U के रूप में डिनोट करते हैं, म्यू, यानी क्या होता है ये यूनिफाइड एटॉमिक मास। या यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है, इसको बोलते हैं। या फिर यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, अच्छा इसको और क्या करते हैं, डाल्टन के रूप में भी डिनोट करते हैं, यानी DA। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो बुक्स में मेंशन होता है ये AMU लिखा रहता है और आपको म्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ले लिए, चले आगे। चलिए अब हम लोग, सर तो आप बता दिए कि वन एटम का जो मास होता है उसको वन एटॉमिक मास कहते हैं। नहीं, वन एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो उसको आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताइए सर। चलिए आइए, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। ये है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा हम लोगों को एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आपको जानना होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ मास नंबर होता है। ठीक है, और मैं यहाँ जीरो लिख रहा हूं क्योंकि ये न्यूट्रल एटम्स है, इसलिए मैं जीरो लिख रहा हूं। ठीक है, आओ अब यहाँ देखिए क्या है, ये इज इक्वल टू क्या है, एटॉमिक मास। क्या है यार, एटॉमिक मास। ठीक, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक।
एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना नंबर ऑफ इसमें इस एटम में प्रोटॉन्स होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, एटॉमिक नंबर बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार अरे भाई, तो यहाँ कर रहा है ये न्यूट्रल एटम को इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रल एटम को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, और एम क्या है, ये एलिमेंट्स है या फिर कोई एटम्स है, ठीक है, एलिमेंट्स लिखो या फिर कोई एटम्स, एटम के रूप में ले सकते हैं या फिर एलिमेंट्स के रूप में ले सकते हैं कि कुछ है। अच्छा सर, यहाँ बताइए आप कि यहाँ जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना होगा मेरे भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, जेड के इक्वल होगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा ये भी जेड होगा क्योंकि न्यूट्रल एटम्स है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ, अच्छा हम लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, कहीं आप पढ़े होंगे कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, ऐसा लिखे होंगे, या फिर एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। चलो मास नंबर, मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने का तरीका है कि मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास नंबर को मैंने ये फिर इसको बोल सकते हैं एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास, यानी ए, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको क्या करता हूं, न्यूट्रॉन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐसा ही रख देता हूं और प्लस इसको जेड करता हूं। नंबर ऑफ, अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये यही रहेगा तो इधर जड़ जाएगा, मतलब यहाँ ए माइनस जेड होगा, ठीक है। सर आप क्या बता रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है, अभी तुरंत आपको पता चलेगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास को, उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चला आगे, चलिए अब इसको कैसे करेंगे एटॉमिक मास को कैलकुलेट, तो देखिए यहां वो लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक, तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 100 प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 100, है ना, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। अगर इसका हम लोग सम कर लें तो वही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। सर मुझे बातें नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, अभी तुरंत समझ में आएगा आपको सर। आइए, तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए तो बताइए मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा कोई एटम्स में, मेरे पास मेटल एम था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, मान लो कि कोई न्यूट्रल एटम होगा तो ई होगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कितना होगा, वो जेड का इक्वल होगा, मतलब यानी, अच्छा इसका मास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जैसे मतलब मास इसका कितना होता है 9.1, टोटल मास ऑफ, है ना, टोटल मास ऑफ, यानी इसका लिखेंगे टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है, ठीक है, इतना होता है 31 ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है मेरे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड है, तो कि जेड है कितना है भाई पता नहीं, जेड लिखिए, प्लस इसका मास कितना होगा, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी है मेरे पास जेड है, उसका नंबर ऑफ मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। अच्छा ये जो होता है ना केजी में होता है, यहाँ क्या होता है केजी में होता है, ये होता है तो माइनस यहाँ 27 लिखेंगे, माइनस
है ना, और इनटू क्या होगा, ग्राम। ठीक, मतलब जेड कितना नंबर हो, अरे भैया मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, जेड है, उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी का मास निकाल रहे हैं ना, इसीलिए। और प्लस इसका कितना होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना था मेरे पास, ए माइनस जेड है, ए माइनस जेड, और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, 24 ग्राम। ठीक है, अब मेरे भाई यहां समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मास आएगा, यहाँ कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻24 जेड ग्राम होगा, है कि नहीं, प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻24 जेड ग्राम होगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ 24 क्यों नहीं दिया, 27 से, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ए ग्राम, है ना, ये मतलब एटॉमिक मास है, माइनस यहाँ कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 जेड ग्राम। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो है ना, ये देखो माइनस, यहाँ 10⁻⁻27 है, और यहाँ देखो 10⁻24 है, यानी ये बहुत छोटा है, इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे, जीरो ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, इट इज नेग्लेजिबल बिकॉज इट इज वेरी वेरी लेस, है ना, वेरी लेस इन नंबर। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये क्या है मेरे भाई, जैसे मेरे पास 10 रुपीज रहेगा, मैं बोलूंगा मुकेश अंबानी से मेरे पास ज्यादा पैसा है, कैसे होगा, उसके पास अथा पैसा है, मतलब बहुत पैसा है, और बोलेंगे कि टकराएगा, तो कहाँ टकराएगा, मान लो किसी के पास 100 रुपीज है, किसी के पास एक 1 रुपीज है, तो 100 रुपीज और 1 रुपीज में बहुत डिफर है कि नहीं, कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बहुत मतलब लेस है ना, ना के बराबर, तो इसको जीरो मान लेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो फटाफट, तो कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी जेड ग्राम, प्लस 1.67, अच्छा 67 इंटू 10⁻⁻24 ए ग्राम, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻24 जेड ग्राम। ठीक है, तो देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, यानी क्या होगा, ये देखो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 यहाँ ए ग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कुछ बताता है कि बहुत सारा एक्यूरेट ये तो नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको ओवरऑल कम कर दिया, 1.66 इंटू 10⁻, यहाँ कितना कर दिया गया, -24 ए ग्राम, बहुत सारा रिएक्शन हुआ होगा, पता नहीं चल पाया होगा, तो थोड़ा इसको कम कर दिया गया। ठीक है, तो ये ग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा इतना हो गया, इतना लिख लिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चला गया, चलिए, तो मेरे पास आया कि एटॉमिक मास क्या होता है, यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू आया मेरे पास, आया यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम। ठीक है, यानी इसको मैं लिखूं, थोड़ा सा एक बार और लिखूं तो क्या होगा, a इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। अगर मैं इसको बोलूं, इसको क्या है, इसको मैं एक्सप्रेस करूं तो यहाँ क्या होगा a, और इसको मैं प्यार से बोलता हूं AMU, यानी ये क्या है कि जिस एटम का जितना मास होगा उतना क्या होगा, AMU होगा। जैसे सपोज लिए हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, मास कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ एटॉमिक मास कितना 1, तो इसीलिए लिखते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखता है 1 AMU, है कि नहीं, ऐसा लिखते हैं कि लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अगर मान लो कि कार्बन का लेते हैं तो मास ऑफ कार्बन क्या लिखते हैं, मास ऑफ कार्बन, ये कार्बन क्या लिखते हैं, यानी 12, एटॉमिक मास कितना होता है 12, और यहाँ लिखते हैं AMU।
बात समझ आया क्या है? तो इसीलिए लिखते हैं कि वन, ये वन ही है, वन टाइप में है। 1 AMU इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास कितना, 1.6766, इसको ले सकते हैं ना, इसको एकदम एक्चुरेट यानी 6 लिखा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है 6666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, यानी 1 AMU इज इक्वल टू निकल के कितना आया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये 1 AMU हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि 1 AMU आखिर क्या है। क्लियर हो गया? यानी हमको क्या समझना है कि एटॉमिक मास जो है वो क्या है, कि जो भी एटम का मास होगा उसी को क्या बोलते हैं, एक वन एटम का जो मास होगा उसी को बोलेंगे एटॉमिक मास, यानी जो उसका मास नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे 1 AMU के इक्वल में, ठीक है, तो आइए अब हम लोग हेडिंग देंगे 1 AMU। 1 AMU तो क्या है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1, मास ऑफ 1 को थोड़ा सा हम इधर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा तरह से एक ही लाइन में लिख लूं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ C12, यानी कार्बन C12 का 1/12 पार्ट। ठीक है, यानी समझते हैं, देखिए यहां जैसे मान लिया कि आपके पास कार्बन का एक यहाँ स्फीयर है और इसको हम लोग कार्बन का एक क्या है, बॉल है, हाँ? इसको ऐसा कुछ टुकड़ा काटो, ऐसा कुछ कटिंग करो, चलो ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटा गया, ऐसे काटा गया, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। फिर मान लेते हैं कि इक्वल भाग में ऐसे करके मान लो सपोज दैट ऐसे, तो इस तरह से काटा गया तो इसमें से कितना हो गया, 12 टुकड़ा निकला, कितना निकला, 12 पार्ट्स बना, 12 पार्ट्स कार्बन का, मतलब ऑक्सीजन आपके पास क्या है, कार्बन से कार्बन का टुकड़ा किया गया, तो उसमें से 12 पार्ट टुकड़ा किया इक्वल भाग में, तो 12 पार्ट का जो वन पार्ट होगा ना, वन पार्ट जो मास ऑफ वन पार्ट होगा ना कार्बन का, वो क्या होगा आपका 1 AMU होगा। बात समझ आया? यानी कार्बन के क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, मतलब C12 वाला लेना है। ठीक है, अभी हम पता चलेंगे, एक क्वेश्चन से राइज करेंगे कि कार्बन के C12 भी क्यों लेते हैं ये 1 AMU में। ठीक है, इसको रेफरेंस क्यों लेते हैं, इसको क्वेश्चन हम थोड़ा देर के बाद करेंगे, पहले हम लोग ये हमको समझ में आया कि 1 AMU क्लियर हो गया, यानी कार्बन 12 के जो आइसोटॉप है, कार्बन 12 वाला आइसोटॉप, उसका 12 भाग में कटिंग करो, कटिंग करो तो एक जो स्लाइस निकलेगा, जैसे मान लो कि आप तरबूज खाए होंगे तो उसको 12 टुकड़ा में कटिंग कर दीजिए, तो एक स्लाइस जो निकल के आएगा ना, वो जो टुकड़ा होगा ना वही 1 AMU के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखो, ये तो स्लाइस हो गया हमको कंप्लीट कि एटॉमिक ये 1 AMU क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, लिखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास को किससे रिलेट करते हैं ना, वही बात पढ़ेंगे। तो भैया इसके लिए एक फार्मूला है, देखो कैसे आया है इसको, रिलेटिव मतलब लिखो पहले इसका डेफिनेशन, इट इज, ऐसे द रेशियो कैसे लिखते हैं, द रेशियो एक्चुअल
mass of atom, the ratio of actual mass of atoms with respect to 1/12 of one atom of carbon C12 is called relative atomic mass. Relative atomic, अगर इसको मैं डेफिनेशन के रूप में फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आपके पास क्या आएगा, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 parts of one atom of कार्बन C12। अगर यही देखो, ये मैंने क्या लिखा हूं, ये जो बातें हैं इसी को मैं प्यार से क्या लिख सकता हूं, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसी को मैं लिख सकता हूं। ये जो है 1/12 पार्ट ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन C12, यानी कार्बन के 12 वाला आइसोटॉप है ना, मास वाला, इसी को बोलेंगे तो मास ऑफ द वन एटम बाय डिवाइड बाय 1। तो यहां भी क्या होगा, मास ऑफ वन एटम का जो मास आएगा वो AMU में आएगा, AMU है कि नहीं, ये और ये AMU दोनों आपस में कट जाएगा, इसीलिए क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इज ये यूनिटलेस। ये क्या होगा, यूनिटलेस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो आपस में एक ही ऐसा है तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो ये हुआ आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। और डिटेल में पढ़ते हैं कैसे कैसे आया, ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं, ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट, ले लिए, चला गया, चलिए। अच्छा, एक बोलेंगे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का जो कितना आता है, ये आपके पास इसका जो मास आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1 AMU इज इक्वल टू जानते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12, यानी कार्बन 12 वाला आइसोटॉप, ठीक है। तो यहां देखें, इसे के 1 AMU इज इक्वल टू लिखे तो क्या होगा, 1/12 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्या होगा, मास ऑफ वन, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं 1 AMU इज इक्वल टू कितना होगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा तो मेरे भाई यहाँ कितना आएगा 1.66 इंटू 10⁻, अच्छा यहाँ 23 होता है मेरे भाई, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ 23 होता है, यहाँ 23 होता है, ठीक है। यहाँ कितना होता है, -24 ग्राम होता है। तो अगर दो तरीका से मैंने प्रूव कर दिया कि 1 AMU कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते भी हैं, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए इसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चले आगे, चलिए। तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं डिफाइन करने के लिए बहुत तरह लिख सकता हूं, कि लिखूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास, अच्छा यहां देख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं,
अगर मैं बोलूंगा कि 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, यानी मैं अगर मैं कार्बन के रूप में लिखूं तो क्या होता है, 1/12 ऑफ 1/12 पार्ट, ऐसे लिखेंगे 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ, नहीं, 1/12 पार्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12, यानी ये क्या है, ये मास अभी 12 है तो यहाँ क्या होगा, 12 एमयू होगा, है कि नहीं, 12 और वहां 12 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 एमयू बच जाएगा, है कि नहीं। अगर दूसरा लैंग्वेज में लिखूं तो क्या होगा, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अगर कहीं मैं नाइट्रोजन के रूप में लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, 1/14, यहाँ पार्ट मास ऑफ 1 एटम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 14 वाला मास, ये भी क्या है, एएमयू में लिखा हुआ है, ये कट के हो जाएगा 1 एएमयू, है कि नहीं। अगर मैं ऑक्सीजन के रूप में बात करूं तो क्या होगा, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/16 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन O16 वाला, डिवाइड करके से करके कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर लिखूं तो क्या लिखूं, मैं बहुत तरह के तरीका से लिख सकता हूं, लेकिन यही क्यों लिखूं, यही क्यों हम लोग बुक में लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूर दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 इंटू मास ऑफ 1 एटम, ये भी क्या होगा 1 एएमयू, मतलब 16 एएमयू ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ H, यहाँ 1, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सारा एलिमेंट का लिख सकते हैं आप, लेकिन सारा लिखने के क्या फायदा, आपको क्लियर हो चुका है। चले आगे, चलिए इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास आखिर है क्या। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने तरह तरह के लिख सकता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकता हूँ कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 into mass of 1 carbon, mass of 1 atom of carbon, 1 atom of carbon C12, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसको बोलेंगे 1 एएमयू, इसको क्या बोलेंगे यार, 1 एएमयू, 1 एएमयू, ठीक। अगर इसको मैं और तरीका से लिखूं तो क्या लिखूंगा, आर रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू वही मास ऑफ 1 एटम एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/14 इंटू मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एन 14, यानी इसको बोल सकता हूं 1 एएमयू, ठीक है। ऐसे भी मैं लिख सकता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मतलब दूसरा का कंपैरिजन में, है ना, तो उसका रिलेटिव में क्या मेरा है भाई। अगर मैं दूसरा टाइप में लिखूं तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट
डिवाइड बाय 1/16 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 वाला, और इसको बोलेंगे क्या 1 AMU। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर कार्बन को ही रेफरेंस में क्यों लिया हम। चलिए एक क्वेश्चन में लाया हूं, उसी को बातें करता हूं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि इन द लेटेस्ट सिस्टम, आज के जो सिस्टम जो है एटॉमिक मास स्केल में, जो कार्बन 12 हैज बीन चूजन, इसको लिया गया एज ए रेफरेंस विथ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के रेफरेंस में जो 12 वाला है, इसको ही क्यों लिया गया। तो इसका जो रीजन है, आंसर जो है, इसका जो रिजल्ट बताया जाता है वो बताता है जो कार्बन होता है वो लेस रिएक्टिव है। कार्बन इज लेस रिएक्टिव। ये क्या है, कार्बन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, मतलब लेस रिएक्शन करता है, सो ऑक्सीडेशन नहीं करता है। दूसरी बात हो सकता है कि जो नेचर ऑफ अबंडेंस है, नेचर ऑफ अबंडेंस जो कार्बन 12 का है वो ज्यादा है। नेचर ऑफ अबंडेंस, नेचुरल एविडेंस, जो कार्बन जो 12 वाला है वो बहुत ज्यादा मात्रा का है एज कंपेयर टू, जैसे कार्बन होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली 99% के आसपास पाया जाता है, और दूसरा कोई भी एलिमेंट लेंगे तो नहीं पाएगा। जैसे मान लो कि बोरोन का, तो बोरोन जो है आपके पास दो इसका आइसोटॉप होता है, ठीक है, एक 10 वाला और एक होता है 11 वाला। ये 20% पाया जाता है और ये आपके पास 80% पाया जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्लोरीन वाला, आप देखिए क्लोरीन वाला कितना होता है, क्लोरीन होता है एक 35 और एक क्लोरीन होता है 37। ये जो होता है सो कितना 75% पाया जाता है और ये कितना पाया जाता है 25%। तो इसी तरह से जितना सारा आइसोटोप पाया जाता है उसमें से ये बहुत, इसका देखो अबंडेंस ये 20 है, ये 80 है, लेकिन यहाँ जो है आपका 99% होता है। इस कारण से इसको एज ए रेफरेंस लेते हैं। ठीक, तीसरी बात करेंगे, जब जब इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करता है ना, तो नियर बाय नेचुरल नंबर आता है, यानी जब इसको कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट द देखेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस ऑफ एटॉमिक मास, क्या होता है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास, इट बिकम नियरली होल नंबर। ये क्या होता है, होल नंबर में आता है। इस कारण से तब कह सकते हैं कि इसीलिए कार्बन को एज ए रेफरेंस लेते हैं ना। कार्बन देखो हर चीज बना हुआ है, मोस्टली जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ठीक है, तो इसीलिए एज ए रेफरेंस लिए। आपको रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आ गया कि रिलेटिव मतलब इसको रिलेट क्यों किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, आप लोग हेडिंग दीजिए एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन है, मतलब मान लीजिए कि एवरेज एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल। ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इसका कहीं डेफिनेशन कहीं लिखना हो तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास
एवरेज एटॉमिक मास इज वेटेड weighted as mass of an atom of naturally occurring isotope of an element is called average atomic mass. ठीक है, अगर कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी आपके पास, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, जैसे ये भी बातें समझ में आ गया होगा कि जितना तरह से, मान लो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तो जितना उसका परसेंटेज है नेचुरल अकरिंग में, जैसे प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और एक ट्रिटियम हो गया, तो जितना उसका परसेंटेज कंपोजिशन है, ठीक है, नेचुरल में जितना पाया जाता है और उसका जितना मास होता है, वो दोनों का, सबका, तीनों का एवरेज लिया जाता है और तीनों का एवरेज निकालते हैं, तो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 और 37, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो दोनों को मिक्स करके जो निकल के आता है ना मास, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास। मान लो कि कोई आपके पास क्या है, क्या है, ये आपके पास कोई एटम्स है, ठीक, ये आपके पास ये मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स है, ठीक है। मान लो इसमें जो पाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, क्लोरीन से, क्लोरीन से मान लो क्लोरीन 35 वाला, और एक जो क्लोरीन पाया जा रहा है 37। दो टाइप का आइसोटॉप्स है, दोनों को जो मिला के जो मिलेगा मास, एटॉमिक मास, दोनों का जो मिला के मिलेगा एटॉमिक मास, उसी को मैं बोलूंगा एवरेज एटॉमिक मास। और सर और इलिब्रेट कीजिए, तो उसको और करते हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। चलिए, तो देखिए मान लेते हैं, जैसे आपके पास एक एटम, मतलब ये जो मिला हुआ है, ये 3 तरह से मिला है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, वही वाला लेता हूं। यहाँ मान लो कि हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ये जो क्या है, ये मास नंबर है, ये क्या है, मास, ठीक है, ये भी क्या है, मास नंबर। तो इसका नाम क्या है, प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, 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 और इसको बोलते हैं ट्रिटियम, 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 मतलब 3 आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम होगा यार, ड्यूटेरियम, ठीक है, और एक ट्रिटियम, ये 3 आइसोटॉप है। इसका जो नेचुरली अकरिंग जो है आपके पास, यहाँ जो परसेंटेज नेचुरल जो मिलता है, नेचुरल अकरिंग,
अकरिंग है, मान लेते हैं इसको x1% मिलता है, इसको मान लेते हैं x2% मिलता है, और ये जो आपके पास x3%। इसको मास को मैं मान लेता हूं कि m1, ये मास 1 नहीं लिख के m1 लिखता हूं, कि सभी मेटल के लिख सकता हूं। यहां लिखता हूं m2 और यहां मैं लिख देता हूं इसको m3, मैंने सपोज कर लिया। तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, इसका जो कितना मास है, तो मास m1, ठीक, उसका एवरेज कितना है, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन 1, और बाई क्या होगा 100 प्लस, यहाँ क्या है m2 और यहाँ क्या होगा x2, बाई क्या होगा 100 प्लस m3, और यहाँ क्या होगा x3 बाई 100। यहाँ 3 है इसीलिए इस तरह से किया हूं। अगर निकाला जाए एवरेज, एवरेज तो कितना हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अगर जनरलाइज किया जाए तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर जनरलाइज किया जाए तो देखिए, अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे कोई भी एटम का, तो क्या निकलेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 प्लस x4, इस तरह से जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा 100 होगा। इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो एग्जांपल मान लो कि बोरॉन जो है आपका 2 आइसोटोप होता है, बोरॉन यहाँ कितना होता है 11। इसका जो नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड्स है, नेचुरली अकरिंग जो पाया जाता है नेचर्स में, कितना है, ये है आपका 20%, और ये कितना होता है 80% नेचुरल पाया। तो इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एवरेज, तो कितना निकालेंगे, इसका कितना मास नंबर 10 इंटू 20, और बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस, एक ही बार में ले लेते हैं इसको, यहाँ 80 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 80 बाई 100। अगर कहीं कैलकुलेट किया जाए तो ए भी जी यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 200, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 का 8 और 8 का 8 और 0 का 0। ठीक, और बाई क्या होगा 100। ठीक, अगर यहाँ मैं देखो कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है, यहाँ एवरेज इज इक्वल टू 200, यहाँ कितना होगा 10, 1080 बाई 100, यानी एवरेज एटॉमिक मास कितना जाएगा 10.80। ठीक है, इतना एएमयू आ जाएगा। बोरॉन का कितना लेते हैं 10.80 होता है। अच्छा अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो लिखा रहता है वहां ब्रैकेट में एएमयू नहीं लिखता है, वो क्योंकि रिलेटिव में होता है। क्या होता है यार, रिलेटिव में होता है, इसीलिए होता है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप क्लोरीन का निकाल सकते हैं, क्लोरीन का यहाँ 35 होता है और इसका क्लोरीन का 37 होता है। ये कितना पाया जाता है 25% नहीं 75% पाया जाता है ये, और ये कितना बचता है 25%। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 75% प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 25%। परसेंट को लिखेंगे हटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना भाई, यहाँ परसेंटेज वाइज 100 होगा ना, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 35.5 लेते हैं। इसीलिए क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं 35.5 लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एवरेज एटॉमिक मास खत्म होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, चलिए हो गया, चलते हैं। तो हेडिंग दीजिए आप ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक
समझ में आ रहा है ना भाई? केवल देख रहे हैं आप लोग? अरे फटाफट आप लोग लिखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए और बार बार रिवीजन कीजिए। अगर बढ़िया तरह से केमिस्ट्री अगर पढ़ना होगा तो इस चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब छोटा छोटा चीज है, इसको अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको केमिस्ट्री में यही सब जरूरत बार बार आता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है तो बोलेंगे तो हो क्या है, तो लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ए ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे मान लेते हैं कि अगर मान लो पूछ रहे हैं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है मेरे भाई? हाइड्रोजन कितना होता है? 1.008 AMU लिखते हैं फटाफट, है कि नहीं? अगर यही पूछता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1.008 ग्राम लिख देते हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर आप लोगों को कहीं दिक्कत होता होगा तो एटॉमिक नंबर भी चलिए पढ़ लेते हैं, है ना। चलो एटॉमिक नंबर देखते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैंने एटॉमिक नंबर भी बता देता हूँ। चलो, क्योंकि उसमें भी आप लोग को दिक्कत होते रहता है। तो हेडिंग दीजिए एटॉमिक नंबर। इसको पहले लाना चाहिए था ना, कि बाद में आया कि चलो ठीक है इसको भी देख लेता हूँ। इसमें ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है किसी को। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए तो द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन एन एटम, ठीक है, ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटम ऑफ एन एलिमेंट लिख दीजिए। फाउंड इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी उसी का क्या होगा? एटॉमिक नंबर कहलाता है। कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलता है, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है आपका, वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, कि उसके एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसी को मैं क्या कहता हूँ? एटॉमिक नंबर चिल्ला के बोलता हूँ। जैसे मान लो हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स कितना होता है? 1। हीलियम में कितना प्रोटॉन्स होता है? 2। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेगा कोई भी एटम में, तो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर वही कहलाता है। तो ये सब जो टर्मोलॉजी हो गया, वो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो शेयर एंड लाइक
कर दें। तब तक के लिए, आज के लिए मैं इतना तक ही रखता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।